हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। रेजिडेंट दूसरी वर्ष है। इसके अलावा वो कमांडर की गर्लफ्रेंड भी है। इन्फेक्टेड की बात सुनकर मंजुन हैरान रह जाता है। डॉक्टर आगे कहती है, ऑफ कोर्स मैं सारे ब्लड टेस्ट करूंगी और अगर एक दिन बाद भी कोई बिग चेंज नहीं आया तो इसका मतलब तुम इम्यून हो। मिंजुन कहता है, इसका मतलब मैं इम्यून हूं। डॉक्टर कहती है, तुम इम्यून हो और दवाई बनाने में बहुत हेल्प कर सकते हो। मिंजुन घबराकर कहता है, तो मेरे साथ क्या होगा? क्या इसका मतलब मुझे दवाई बनाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा? मैंने मूवीज और गेम्स में देखा है कि वैक्सीन बनाने के लिए पर्सन को मार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ डॉक्टर मिंजन को समझाती है। वो बस मूवीज में होता है और अभी शेल्टर में हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है जिससे हम दवाई बना सके। वैसे भी तुम हमारे कंट्री की सिचुएशन के बारे में तो जानते ही हो सकता है जापान या अमेरिका कोई मेडिसिन डेवलप कर सके। मैंने इसके बारे में पहले अपने बॉयफ्रेंड से भी सुना है। अभी के लिए मैं इस इन्फेक्शन को एक सीक्रेट ही रखूंगी। मंजुन डॉक्टर का थैंक यू। डॉक्टर कहती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। मंजुन समझ नहीं पाता कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रॉमिस के बारे में नहीं बताया जाता। फिर थोड़ी देर बाद मिंजुन बाहर आता है और याना को बताता है कि वह इन्फेक्टेड है। यह सुनकर याना कहती है, तो इसका मतलब तुम इम्यून हो। मिंजुन आगे बताता है, डॉक्टर फिलहाल अपनी रिसर्च जारी रखेगी। इसके अलावा एक और चीज है जो डॉक्टर ने मुझसे कही है, हमें उस चीज के बारे में नहीं बताया जाता। यह सुनकर याना हैरान रह जाती है। वो मंजुन को साइड करके भागती हुई डॉक्टर के रूम का गेट खोलती है और चिल्लाती है, डॉक्टर तुम कहां हो डॉक्टर? डॉक्टर याना को देखकर कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। याना चिल्लाती हुई कहती है, मुझे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, ये बहुत अर्जेंट है। डॉक्टर कहती है, मुझे अभी जाना है, क्या हम कल बात नहीं कर सकते? याना जोर देकर कहती है, मुझे ये बात अभी के अभी करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। डॉक्टर मान जाती है। कुछ मोमेंट्स बाद याना डॉक्टर के सामने बैठ जाती है। डॉक्टर पूछती है, तो तुम किसी चीज को होल्ड बैक कर रही हो और अब उसे कहने से डर रही हो? फिर याना ये सुनकर शर्माते हुए मुंह मोड़कर कहती है, प्लीज ये बात किसी को मत बताना कि मैंने ये पूछा था। डॉक्टर कहती है, हाँ बताओ तुम क्या पूछना चाहती हो? याना पूछती है, अगर मैं मिंजुन के साथ रिलेशन में आऊं तो क्या मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगी? क्या मैं मिंजुन के साथ फिजिकल रिलेशन रख सकती हूं? यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाती है कि ये क्या पूछ लिया इसने। डॉक्टर फिर हैरान होकर पूछती है, तुम ये क्या कह रही हो? याना डॉक्टर से शर्माते हुए फिर कहती है, मेरा वह मतलब नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर मिंजुन इन्फेक्टेड है तो अगर कोई वुमन उसके साथ वह सब करे तो क्या होगा? डॉक्टर हैरानी से पूछती है, तुम ये अचानक इतना बेवकूफी भरा सवाल क्यों पूछ रही हो? याना उसका कोई जवाब नहीं देती, जिससे डॉक्टर को लगता है कि याना और मिंजुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिस पर याना चिल्लाकर शर्माते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम आपस में डेट नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सिबलिंग्स की तरह हैं और कुछ नहीं। फिर वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और डॉक्टर आगे कहती है, अगर मंजुन कभी भी किसी वुमन को डेट नहीं कर पाएगा तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसे सारी जिंदगी सिंगल बिना किसी फिजिकल रिलेशन के रहना होगा। उसके कोई बच्चे नहीं होंगे। ये तो बहुत बुरी लाइफ है। डॉक्टर ये सुनकर याना को कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन पहले शांत हो जाओ। जिसके बाद डॉक्टर याना को कहती है, मुझे पता है तुम इस बारे में बहुत क्यूरियस हो कि कोई वुमन मंजुन के साथ फिजिकल रिलेशन रख सकती है या नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। डॉक्टर पूछती है, क्या तुम सड़क पर चलते किसी ज़ॉम्बी को किस कर सकती हो? जिससे याना कुछ समझ नहीं पाती। डॉक्टर आगे बताती है, मिंजुन अभी बिल्कुल सेम ज़ॉम्बी की तरह ही है। मुझे नहीं पता कि तुमने वह एक्सप्लेनेशन पता है कि नहीं जो मैंने मंजुन को दी है, लेकिन मिंजुन डेफिनेटली इन्फेक्टेड है, तो इसीलिए जब तक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी तैयार ना हो जाए ये बहुत डेंजरस है। अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो तुम्हें मिंजुन के साथ बिल्कुल भी क्लोज नहीं होना चाहिए। जिससे याना हैरान रह जाती है। डॉक्टर बताती है कि इन्फेक्शन मेनली वुंड्स और ब्लड से होता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सलाइवा या अदर लिक्विड फॉर्म से यह फैलेगा या नहीं। जो सुनकर याना की आंखें और बड़ी हो जाती है। डॉक्टर आगे और बताती है कि सेम बर्तन को यूज करना और फिजिकल कांटेक्ट भी बहुत डेंजरस हो सकते हैं। एट द एंड मैं तुम्हें यही कहूंगी कि मिंजुन की बॉडी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बात को अभी के लिए मैं सीक्रेट रखूंगी क्योंकि कमांडर ने रिक्वेस्ट की थी मिंजुन के लिए। लेकिन अगर सच कहूं तो मिंजुन अभी ऐसी स्टेट में है जिससे वो शेल्टर में एंटर नहीं हो सकता। जिसके बाद याना उठती है और बाहर आने लगती है। आते हुए वो डॉक्टर की बातें सोच रही होती है। डॉक्टर आगे कहती है, ऑफ कोर्स मिंजुन किसी को भी बाइट नहीं कर रहा और ना ही हमला कर रहा है,
लेकिन अगर मिंजुन के साथ ज्यादा कांटेक्ट हुआ या पानी या खाना शेयर किया तो ये डेंजरस हो सकता है। मैंने ये सब वार्निंग्स मिंजुन को भी दी हैं, लेकिन हो सकता है किसी भी वक्त अग्रेसिव हो जाए, तो इसीलिए तुम्हें हमेशा केयरफुल रहना होगा। इतने में याना को मंजुन दिखता है जो बेंच पर बैठा होता है। याना परेशान सी उसके पास जाने लगती है। डॉक्टर की आखिरी बात होती है, अगर मिंजुन ज़ॉम्बी में बदल गया तो उसे इमीडिएटली गोली मार दी जाएगी, तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। याना को आता देख मंजुन पूछता है, तुम डॉक्टर से क्या बात करने गई थी? याना कहती है, कुछ नहीं। फिर मिंजुन आगे पूछता है, तो फिर डॉक्टर ने मेरे बारे में क्या कहा? याना कहती है, कुछ नहीं। और फिर मिंजुन आगे बताता है, जब हमने लास्ट टाइम एक साथ खाना खाया था, ये बहुत डेंजरस चीज है। मेरी वजह से हो सकता है कि बाकी भी इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो इसीलिए अब से मुझे जब भी बाहर जाना होगा मुझे लॉन्ग क्लोथ्स पहनने होंगे। हालांकि कोई एयरबर्न इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना होगा मैं कहीं किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करूं। फिर अपना सिर झुकाकर कहता है, तो इसीलिए अगर तुम मेरे साथ ट्रैवलिंग करना कंटिन्यू करोगी, हो सकता है तुम भी मेरे साथ रहकर इन्फेक्टेड हो जाओ। मैं अब अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जाने वाला हूं। जो सुनते ही याना बहुत हैरान हो जाती है। फिर मिंजुन कहता है, मुझे लगता है मुझे अकेले जाना चाहिए। ऑफ कोर्स वह चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं। इतना मिंजुन कह ही पाता है तभी याना रोना शुरू कर देती है और सीधा वहां से भागती हुई चली जाती है। मिंजुन को याना का यह रिएक्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वो वहीं खड़ा सोचता है, अचानक क्या हुआ। फिर हम एक रूम का सीन देखते हैं जहां याना अकेली बैठी होती है। तभी याना को ढूंढता हुआ मिंजुन भी वहां पहुंच जाता है। आते ही वह कहता है, याना क्या तुम गुस्सा हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने यहां तक मेरे साथ आने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं उसका बहुत ग्रेटफुल हूं, लेकिन मैं बहुत चिंता में हूं। मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ तुम भी इन्फेक्टेड ना हो जाओ, और यहां तुम बहुत सेफ रहोगी। यहां बहुत सारे लोग हैं, मेरे बिना तुम यहां अच्छी लाइफ जी रही होगी। मैंने बस वह सब तुम्हारी सेफ्टी का सोचकर कहा था। जो सुनकर याना कहती है, आई रियली। इतना कहती है वो रुक जाती है और सोचती है, मेरे दिमाग में इतने बेवकूफी भरे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। याना फिर कहती है, मुझे अचानक अपनी मॉम की याद आ गई जो अमेरिका में है, इसीलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वो सब तुम्हारी वजह से नहीं था, इसीलिए चिंता मत करो, और तुम्हारे साथ रहना इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रॉमिस की थी कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में हेल्प करूंगी। मैं बस उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगी, और इस बीच मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं या ना हो वो मेरी प्रॉब्लम है। जो सुनकर मिंजुन याना से माफी मांगता है, जिसके बाद याना मिंजुन का थैंक यू करती है उसे ढूंढने और उसकी केयर करने के लिए, और साथ ही कहती है, तुम जरूर थक गए तो जाओ और जाकर आराम कर लो। फिर मिंजुन उसकी बात मान लेता है और चला जाता है। मिंजुन के जाने के बाद याना सोचती है, मिंजुन की वजह से हो सकता है मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं। फिर अपना फेस नीचे करके बैठ जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम मेडिसिन सेंटर की बिल्डिंग को देखते हैं जहां काम मलहम पट्टी करवा कर आता है। उसके फेस पर कई पट्टियां होती है और दोनों हाथों में बैसाखी होती है, और हमें पता चलता है कि काम को 5 हफ्ते ट्रीटमेंट पीरियड में ही रहना होगा। वो ये बात मिंजुन को बताता है और कहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मिंजुन काम की ऐसी हालत देखकर कहता है, तुम ऐसी हालत में यहां कैसे आ गए? जिसके बाद काम मिंजुन को कहता है, तो हमें आगे बढ़ने से पहले 5 हफ्तों तक यहां रुकना होगा। 5 हफ्तों का सुनकर तो मिंजुन के चेहरे का रंग उड़ सा जाता है। जिसके बाद कांग आगे कहता है, जब मैं पहली बार गंजा स्टेशन में एंटर हुआ था मुझे लगा था यहाँ का एटमॉस्फेयर और डिसिप्लिन बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये बहुत फ्री और लिबरल है। फिर हम मिंजुन, याना और कांग के सामने 2 पर्सन को देखते हैं, जिनमें से ब्लैक शर्ट वाला पर्सन अपने साथ वाले का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि इनका नेम हंगी है और ये गंजा शेल्टर के डायरेक्टर है। क्राइसिस से पहले ये बटालियन कमांडर थे 82वीं मैकनाइज्ड रेजिमेंट के। जो सुनकर मिंजुन उन्हें हेलो करता है, जिसके बाद डायरेक्टर कहता है, तुमने अभी तक बहुत हार्ड टाइम फेस किया होगा, तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। साथ ही हमें डायरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि वह बहुत पॉलिट है, पर मैंने सुना है अपनी वाइफ और बच्चों पर अटैक होने के बाद ये ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा नफरत करता है और पहले ही देखते ही मारने का ऑर्डर दे देता है, और उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जो अभी ज़ॉम्बी बने भी नहीं होते। तो इसीलिए मिंजुन को अपने इन्फेक्टेड होने की बात कभी भी पता नहीं लगने देनी है। जिसके बाद हम देखते हैं मिंजुन सुनहो और ब्यूंगजुन को भी अपने इन्फेक्टेड होने के बारे में बता देता है। जो सुनकर सुहो को पहले तो यकीन ही नहीं होता कि क्या मिंजुन सच में इन्फेक्टेड है, और उन दोनों के अलावा कांग और याना, प्रोफेसर की फैमिली और कमांडर और उसकी गर्लफ्रेंड को ही इन्फेक्शन का पता है। और क्योंकि मैं कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता हूं, इसीलिए शेल्टर की सेफ्टी के लिए मुझे कमांडर की निगरानी में रहना होगा, जिसके लिए मुझे कमांडर के साथ वाला रूम यूज करना होगा,
जिसके बाद मिंजुन अपने रूम में आता है जो बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा होता है, जिसे देखकर वह कहता है ये तो स्वर्ग से कम नहीं है। जिसके बाद मिंजुन आगे बताता है कांग और याना भी मेरे साथ ही गोशीवान बिल्डिंग में रहेंगे। फिर हम गोशीवान बिल्डिंग के हॉलवे को देखते हैं जो बहुत अच्छा था। फिर मिंजुन अपने रूम के बाथरूम में टैप वाटर ऑन करता है जिसमें पानी आ रहा होता है, जो देखकर वह हैरान होकर कहता है यहां पानी भी आ रहा है। अगर हमारे पास जाने की कोई और जगह ना हो तो हम यहां आराम से रह सकते हैं। अगर वह ग्रेजुअली अपनी शेल्टर को एक्सपैंड कर रहे हैं जैसा कमांडर होप कर रहा है तो ये जगह और भी कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन मॉम को मिलने के लिए इवेंचुअली मुझे शेल्टर छोड़ना ही होगा। जिसके बाद मिंजुन कुछ सोचने लगता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहां याना पास सो रहे मंजुन के पास बैठी उसे कहती है मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो आज की बातों को याद करता है जब याना ने कहा था कि मैंने तुम्हारी मॉम को ढूंढने का प्रॉमिस किया है, मैं बस वही प्रॉमिस पूरा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जिसके बाद मिंजुन कहता है क्या मैंने कहने में कुछ गलती कर दी है? याना ग्रेजुअली अपना हार्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा ओपन कर रही है और हम पहले से बहुत क्लोज आ गए हैं। हम आगे और भी क्लोज और भी फ्रेंडली हो जाएंगे। जिसका मतलब है याना भी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है और अगर कभी याना मेरी वजह से इन्फेक्टेड हो गई या उसने अपनी लाइफ क्लोज कर दी तभी वो रुक जाता है और कहता है मैं ये सब इमेजिन नहीं कर सकता। फिर अगले दिन हम कमांडर मिंजुन, याना, कांग और सू को देखते हैं जिनमें सबसे आगे कमांडर होता है। वह चलते चलते बताता है हमने सबसे पहले गंजा स्टेशन प्लेटफॉर्म से शुरुआत की थी और अब हम इतना ग्रो हो गए हैं कि रेजिडेंशियल जोन्स भी बिल्डिंग से डिवाइड हो गए हैं। ऊपर से सर्वाइवर्स की गिनती भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारे पास सेफ प्लेसेस को शेल्टर में मिलाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और बताता है शेल्टर में बहुत कम ही रूल्स है और ये इतना पीसफुल है कि तुम्हें लगेगा ये क्राइसिस से पहले की दुनिया है, लेकिन ये पीसफुलनेस बहुत अनफेमिलियर लगती है। चलते चलते वह उन्हें एक मॉन्स्टर एमएमए जिम के बाहर ले आता है और बताता है कि ये फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कई और भी प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। जिम के अंदर कई सारे मेल और कुछ फीमेल्स भी होती हैं। जिसके बाद कमांडर आगे कंटिन्यू करता है ये लोग बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से काम कर रहे हैं। उनके पास फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, सर्वाइवल एजुकेशन, शूटिंग की ट्रेनिंग सब है। 17 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लड़कों को कुछ समय तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उन्हें सिक्योरिटी या पेट्रोल ड्यूटी करना कंपलसरी है। और उनके बीच कुछ वुमेन भी हैं जिन्होंने इसके लिए वॉलंटियर किया है। तभी सूहो आगे बताता है कि सर्वाइवर्स के बीच कुछ और लोग भी उन्हीं के स्कूल से हैं। मिंजुन कहता है क्या सच में? फिर सूहो उसे एक तरफ देखने को कहता है। तभी याना को कोई आवाज लगाता है, जिसके बाद याना पीछे मुड़ती है तो वहां याना की 2 फ्रेंड होती है। याना को देखकर वो दोनों हैरान रह जाती है। याना उनसे कहती है तुम भी यहां हो। तभी उनमें से व्हाइट हुडी वाली लड़की कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम जिंदा हो। फिर उसके साथ वाली कहती है तो वो न्यू सर्वाइवर्स तुम हो जो शेल्टर में आए हैं। फिर वह तीनों आपस में बात करने लगती है। लड़की बताती है क्या तुम्हें वो कराओके का दिन याद है? हम तो उस दिन ऑलमोस्ट मर ही गए थे। फिर दूसरी लड़की बताती है उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन कार में सफर करते हुए मैं आइसोलेट हो गई थी, इसीलिए यहां आ गई। साथ ही दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है सच में तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। उन्हीं से बात करते हुए मिंजुन देखता है तो सोचता है ये तीनों सेम ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं। याना भी उनकी इक्वल फ्रेंड है। तभी लड़कियों की नजर मिंजुन पर जाती है और वह कहती है क्या ये मिंजुन नहीं है? तभी व्हाइट हुडी वाली कहती है याना मिंजुन भी तुम्हारे साथ आया है, ये कैसे हो सकता है? तभी याना पीछे मुड़ती है और स्माइल करते हुए कहती है मिंजुन तुम भी इन्हें जानते हो ना? मिंजुन कहता है हाँ मैं इन्हें जानता हूं। जिसके बाद व्हाइट हुडी वाली कहती है याना और मिंजुन एक साथ, ये तो बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है। जिसके बाद दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है लेकिन मैं तो इस बात से ज्यादा सरप्राइज हूं कि मिंजुन अभी तक जिंदा है। तभी फिर व्हाइट हुडी वाली हंसते हुए कहती है तुम तो सच में बहुत हार्श हो। जिसके बाद वह याना से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। जिसके बाद याना बात को टालते हुए कहती है अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए बाद में बात करेंगे, मैं तुमसे बाद में मिलती हूं। जिसके बाद लड़की याना को बताती है कि वह इसी बिल्डिंग में रह रही है और कहती है तो फिर बाद में मिलते हैं। मिंजुन उन्हीं की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा होता है। जिसके कुछ देर बाद हम कमांडर को देखते हैं जो कांग से कहता है अंडरग्राउंड टनल। जिसके बाद कांग उसे कहता है हाँ, जबकि हन रिवर के सारे ब्रिजेस ब्लॉक्ड है। मैं अंडरग्राउंड टनल बोफिंगू से गांगनम जाने के बारे में सोच रहा हूं और यही रीजन है जिस वजह से मैं गंजा स्टेशन आया हूं। जिसके बाद कमांडर उसे बताता है कि उन्होंने भी इसके बारे में सोचा था और खाना खाते हुए बताता है अभी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली अभी की मैन पावर और करंट सिचुएशन के साथ थोड़ा मुश्किल है। जब तक कोई हेलीकॉप्टर हमें लेने नहीं आता अभी गांगनम पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम यहां कुछ दिन रुक जाओ तो तुम्हारा कहीं और जाने का मन भी नहीं करेगा। जिसके बाद वह कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी की सिचुएशन क्या है। जिसके बाद वह चारों खाना खाकर सिचुएशन देखने निकल जाते हैं।
स्टेशन पर पहुंचकर कमांडर उन्हें बताता है अब यहां पेट्रोल टीम्स के अलावा कोई भी नहीं आता, पर पहले यहां सर्वाइवर्स भी रहते थे। उस वक्त तो हम फ्लोर पर ही सो गए थे। शुक्र है कि अंदर ही ग्रोसरी स्टोर्स थी, तो कुछ दिन वहां सरवाइव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसके बाद वह प्लेटफॉर्म से नीचे जाते हैं और फिर कमांडर उन्हें टॉर्च मारकर अंदर की सिचुएशन दिखाता है। अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो इधर उधर घूम रहे होते हैं। जिसके बाद कमांडर उन्हें बताता है वो पहले एक बार अचासन स्टेशन भी गया था, वहां की हालत बहुत ही खराब है, वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। मुझे नहीं पता कि लाइन 5 पर कहीं स्क्रीन डोर खुल गई थी या ज़ॉम्बीज ट्रेन से बाहर आ गए थे, लेकिन आखिरकार ज़ॉम्बीज इस तरफ भी आ गए। वैसे टनल के अंदर भी काफी ज़ॉम्बीज हैं। थोड़ा खतरनाक तो है, पर जैसे तुमने कहा था कभी तो लाइन 5 की अंडरग्राउंड टनल से होकर हान रिवर पार करने का कोई बड़ा रास्ता खोल सकेगा, लेकिन हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमने अपनी सारी मेहनत शेल्टर के चारों ओर वायर की फेंस और बैरिकेड्स लगाने और जोन सिक्योर करने में लगा दी है। और अगर हम टनल के रास्ते पार भी कर लेते हैं, और अगर गवर्नमेंट या सोंगपा और गैंडोंग डिस्ट्रिक्ट ने टनल के दूसरी तरफ रास्ता बंद कर दिया तो क्या होगा? फिर तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। जिसके बाद मिंजुन कुछ सोचता है और कमांडर को आवाज लगाता है, जिसके बाद कांग और कमांडर उसे देखने लगते हैं। फिर मिंजुन कहता है कभी कभी मेरे ऊपर ज़ॉम्बी सिम्पटम शो होने लगते हैं, और फिर मुझे नहीं पता पर ज़ॉम्बीज मुझ पर अटैक नहीं करते। उस टाइम मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है मानो मैं कभी भी कोलैप्स कर जाऊंगा, लेकिन उस टाइम मैं ज़ॉम्बीज से पूरी तरह सेफ होता हूं। और कहता है अगर इस बार ज़ॉम्बी सिम्पटम्स आए और सबसे पहले मैं टनल क्रॉस करूं तो कैसा रहेगा? फिर कमांडर मिंजुन से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारे ज़ॉम्बी सिम्पटम्स अपीयर होते हैं तो ज़ॉम्बीज तुम पर अटैक नहीं करते। साथ ही पूछता है तुम्हारे ये ज़ॉम्बी सिम्पटम्स कब आते हैं और कितनी देर रहते हैं? मिंजुन बताता है आमतौर पर वो 1 से 2-3 घंटे तक रहते हैं, लेकिन उस समय मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है, जैसे मैं किसी भी वक्त कोलैप्स करने वाला हूं। यह सुनकर कमांडर कहता है ये तो अनबिलीवेबल है, लेकिन तभी वह सीरियस होते हुए कहता है असल प्रॉब्लम तो ये है, चलो मान लेते हैं तुम्हारे ज़ॉम्बी सिम्पटम्स अपीयर हुए और तुम पर्सनली लाइन 5 को क्रॉस करके गए ये चेक करने के लिए कि दूसरी साइड ब्लॉक है या नहीं, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें ग्वांगारू स्टेशन और फिर चेनहो स्टेशन तक का सफर करना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने का रास्ता ही सिर्फ 4 किमी है। मान लो कि तुम पैदल चलते हो तो पूरा आने जाने में 2 घंटे लगेंगे, और अगर रास्ते में ज़ॉम्बी सिम्पटम्स गायब हो जाए तो क्या होगा? यह सुनकर मिंजुन कहता है अगर आने जाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर का यूज करूं तो मैं सिर्फ 1 घंटे में ही आ जा सकता हूं। यह सुनकर कमांडर सोचने लगता है और फिर कहता है इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि सबवे ट्रैक्स और फ्लोर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के चलने की कंडीशन में है या नहीं, लेकिन यह तो क्लियर नहीं है कि वह सिम्पटम्स कब आते हैं और कब गायब हो जाते हैं। देखा जाए तो यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ऊपर से हम शेल्टर को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए ही बहुत लोगों को लूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे 2 लोग मारे गए, भले ही वो क्रिमिनल्स ने किया हो, और यह भी हो सकता है कि वो लोग फिर दोबारा वापस आए। इसीलिए हमें इस वक्त सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा। तभी मिंजुन कहता है क्या अकेला मैं नहीं जा सकता? वैसे भी मैं एक इन्फेक्टेड हूं और यहां प्रैक्टिकली मैं इल्लीगल हूं। यह सुनकर पीछे खड़ी याना अचानक कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिससे सभी पीछे मुड़ जाते हैं और देखने लगते हैं। मिंजुन तभी पीछे मुड़कर कहता है क्या याना कहती है अगर तुम ऐसे ही ज़ॉम्बी सिम्पटम्स मैनिफेस्ट करोगे तो तुम्हारी बॉडी ओवरलोड होकर एक्सप्लोड हो जाएगी। यह बहुत डेंजरस है। याना का साथ देते हुए काम भी कहता है कमांडर याना सही है, ज़ॉम्बी सिम्पटम्स मैनिफेस्ट का ड्यूरेशन और आने के बाद का टाइम पक्का नहीं है, इसीलिए यह बहुत बेकार आइडिया है। जिसके बाद कमांडर कहता है ठीक है, इसे थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, बाद में यहां के सोल्जर्स की मदद से आगे बढ़ाएंगे। मिंजुन फिर कमांडर की बात मान लेता है और फिर सभी बाहर आने लगते हैं। बाहर आकर वह सभी एक तरफ जा रहे होते हैं, तभी याना की नजर पीछे पड़ती है और वो किसी को देखकर हैरान रह जाती है। पीछे उसकी स्टेप मॉम खड़ी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। याना को देखकर उसकी स्टेप मॉम सीधा कहती है याना तू यहाँ क्या कर रही है? और हमें उसका नेम फिर से बताया जाता है चोइसू जिन, जिनकी उम्र 36 साल है, जो एक्टिंग से रिटायर होने के बाद अब एक इन्फ्लुएंसर और याना की स्टेप मॉम है। और आगे कहती है तू अभी तक जिंदा है, तू यहाँ क्या कर रही है? और हंसने लगती है। जिसके बाद याना को अपना पास्ट याद आता है जब वह अपनी स्टेप मॉम को कॉल कर रही थी, और जैसे ही उसकी मॉम कॉल उठाती है वो सीधा कहती है क्या है? याना उसे घबरा कर कहती है हेलो। इतना कहते ही वो आगे से कहती है मैं अभी बहुत बिजी हूं। याना उसे बताती है कि वो मेन स्ट्रीट एक बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी स्टेयर्स पर फंसी है और मदद की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि 119 और पुलिस किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसकी स्टेप मॉम सामने से सीधा कह देती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम अपना खुद देखो। ये सुनकर याना कहती है क्या? उसकी स्टेप मॉम आगे कहती है अपार्टमेंट भी पूरा केओस से भरा हुआ है, मैं भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं फोन काट रही हूँ। याना कहती है रुको, लेकिन तुम्हारे पास कार है ना? मैं बिल्डिंग के नजदीक ही हूँ,
जो एफडी बिल्डिंग के पास है, मुझे बस अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ से पिक कर लो। जिसके तुरंत बाद उसकी स्टेप मॉम याना का कॉल काट देती है और याना वहीं शॉक में खड़ी रहती है। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है। याना अभी भी हैरानी से उसी की तरफ देख रही होती है। मिनजुन याना को ऐसे देख कुछ समझ नहीं पाता और याना से पूछता है, याना क्या तुम इन लोगों को जानती हो? याना फिर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। ये वही औरत है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये वही पागल कमीनी बिच है जिसने मुझे और मेरे फादर को अबेंड कर दिया था। ये सुनते ही उसकी स्टेप मॉम की जलन जाग जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या मैंने तुम दोनों को अपनी मर्जी से छोड़ा है? उस दिन हमारा अपार्टमेंट भी केओस में था। उस दिन लगभग मैं मर ही गई थी। मेरी लाइफ भी खतरे में थी और तुम मुझे इसके लिए अब एक विलेन बना रही हो। पीछे से स्टेप मॉम के साथ खड़ा उसका बॉयफ्रेंड उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, चलो चलते हैं, छोड़ो ये सब। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड की एक नहीं सुनती और चिल्लाकर आगे कहती है, साफ साफ कहूं तो तुम मेरी बेटी भी नहीं हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? हम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। हम तो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। और उस दिन अगर तुम पहले से ही मेरे साथ इतनी चिड़चिड़ी तरह बर्ताव ना करती तो मैं वैसा करती ही क्यों? ये सब तुम्हारा ही कर्म है, मिस पर्सनालिटी गर्ल। तभी मिनजुन याना को वहां से ले जाने लगता है और कहता है, ये कैसी पागल औरत है, चलो हम यहां से चलते हैं। ये सुनकर चॉय सुजीन और चीख जाती है और कहती है, क्या एक पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? तू जा कहा रहा है, तू रुकता क्यों नहीं? तभी कमांडर रुकता है और कंग को बताता है, हमारे शेल्टर में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हर टाइम ट्रबल क्रिएट करने में लगे रहते हैं। जिसके बाद कंग पूछता है, आखिर ये है कौन? जिसके बाद कमांडर उसे बताता है, ये एक सर्वाइवर कपल है जो कुछ हफ्तों पहले ही यहां आया है और मुझे वो खास पसंद भी नहीं है। मैं तो उनसे नफरत करता हूं। वो आदमी हमेशा सपोर्ट फोर्स से बाहर निकलता रहता है, कहता है कि वह बीमार है। दोनों सुनते ही नहीं और हमेशा रूल्स तोड़ते हैं, सिर्फ परेशानी पैदा करते हैं। और वह औरत कहती है कि वह पहले कोई मशहूर एक्ट्रेस थी या कुछ और, लेकिन वह एक्ट्रेस हो या प्रेसिडेंट, इस सिचुएशन में इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वह इसी तरह शेल्टर में गड़बड़ी मचाते रहेंगे तो हमारे पास उन्हें निकाल देने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। और वैसे मुझे नहीं पता था कि उसका याना के साथ ऐसा रिलेशनशिप है। याना ये सब सुनकर बिल्कुल चुप होती है, जिसे मिनजुन देख रहा होता है, साथ ही कुछ सोचता है। जिसके बाद कमांडर को एक सोल्जर कांटेक्ट करता है। जिसके बाद कमांडर वॉकी टॉकी निकालता है। सामने वाला पर्सन उसे बताता है कि उन्हें साउथ गेट 2 पर एक यूएस सोल्जर मिला है। जिसके बाद कमांडर कहता है, उसके वेपन्स ले लो और उसे अंदर आने दो। जिसके बाद कमांडर किसी और पर्सन से कांटेक्ट करता है और पूछता है, क्या कोई पर्सन है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सके? अगर है तो जल्द से जल्द उसे यहां भेजो। रेडियो डिस्कनेक्ट होने के बाद वह कहता है, यूएस फोर्सेस कोरिया का कोई भटका हुआ सोल्जर सर्वाइवर्स में से कौन होगा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकता है? तभी पीछे से याना उसे कहती है, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकती हूं। यह सुनकर कमांडर पीछे मुड़कर पूछता है, क्या? याना उसे कहती है कि वह इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इंटरनल मेडिसिन रिसेप्शन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां वही सोल्जर होता है। रूम के अंदर वह सोल्जर कहता है, मैं एक स्कूल के पास बेस सेट करने के बाद पेट्रोल पर निकला था, तभी मुझे ये जगह मिली। जिसके बाद हमें उसके बारे में बताया जाता है। उसका नेम डेविड ब्रिग्स है। उसकी उम्र 27 साल है। वो कैंप हमफ्री 2nd डिवीजन पोंगटेक सोल्जर है। जिसके बाद वो आगे कहता है, हम अब सिर्फ 5 ही बचे हैं जिन्होंने बेस पर पोजीशन होल्ड कर रखी है और बाकी सभी यहां तक जिंदा नहीं बच पाए। वो सभी इन्फेक्टेड हो गए। जिसके बाद याना ट्रांसलेट करके यही बात सबको बताती है। वह कहती है कि वह स्कूल के पास एक टेम्परेरी बेस सेट करने के बाद पेट्रोल पर था और पेट्रोल करते हुए उसे ये जगह मिली और वह यहां आ गया। और वह कहता है कि फिलहाल यहां 5 लोग बचे हैं और बाकी सब खत्म हो गए। जिसके बाद डेविड आगे कहता है, कुछ हफ्ते पहले हमने हेडक्वार्टर्स और ओकिनावा एयरबेस से कांटेक्ट स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि वह एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन तभी कनेक्शन अचानक से टूट गया। याना को ऐसे देख कंग कहता है, याना तो कुछ अलग है, उसे इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है। जिसके बाद मिनजुन कहता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था उसकी इंग्लिश एक किंडरगार्टन रिच किड लेवल की है। जिसके बाद सोल्जर आगे कहता है कि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कोई तो है जो जानबूझकर हमारे कम्युनिकेशन को जैम कर रहा है। याना फिर यही बात सबको बताती हुई कहती है, ओकिनावा एयरफोर्स बेस ने कहा कि वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस हो रहा है। जिसके बाद कमांडर याना को कहता है, उसे कहो क्या हम यूएस मिलिट्री की मदद से कोरिया से निकल सकते हैं? यहाँ सब जो सर्वाइवर्स बचे हैं उनके साथ। जिसे इंग्लिश में याना डेविड को कहती है, क्या हम यूएस की मदद से कोरिया से निकल सकते हैं? यहाँ के सभी सर्वाइवर्स के साथ, जो कि कुल मिलाकर करीब 500 लोग हैं। जिसका रिप्लाई देते हुए डेविड कहता है, इतने सारे लोगों के साथ ये यूएस के लिए भी मुश्किल है,
लेकिन मेन प्रॉब्लम अभी यह है कि मेरा कांटेक्ट पूरी तरह से हेडक्वार्टर से टूट गया है। हम वैसे भी उन तक कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत बांधना, जिसे ट्रांसलेट करके याना बताती है। इतने सारे लोग हैं यहां तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। मसला यह है कि हेडक्वार्टर से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन वह कोशिश करते रहेंगे उनके साथ कनेक्शन करने की। तभी कमांडर के माइंड में कुछ आता है। वो मिंजुन की तरफ देखता हुआ सोचता है, अगर हम मिंजुन को, जो कि इम्यून है, उसे किसी तरह यूएस वाली साइड भेज सके किसी तरीके से, तो क्या ये वैक्सीन और क्यूर बनाने में हेल्प करेगा। इससे जरूर हम कुछ ना कुछ मेडिसिन बना सकते हैं। जिसके बाद टाइम बीतने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हम बाहर का सीन देखते हैं। फिर टाइम दिखाया जाता है जो लगभग 7 बजने वाले हैं। हम डॉक्टर के रूम के बाहर का सीन देखते हैं, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर गेट खोलती है और देखती है बाहर कोई है तो नहीं। बाहर किसी के ना होने पर वो गेट बंद करती है और अंदर से लॉक कर लेती है। जिसके बाद वो अपने टेबल के पास जाती है और अपना फोन उठाकर कहती है, प्लीज जल्दी कनेक्ट हो जा। बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है, लेकिन ड्रोन अभी तक नहीं आया है। तभी वो एक अलग ही फेस बनाकर हंसते हुए हिचकिचा कर कहती है, क्या मैंने उसे ढूंढ लिया है? मैंने पहले इसके बारे में सोचा था, लेकिन ये सच है। मैंने एक इम्यून पर्सन ढूंढ लिया है। मुझे जल्दी से सेवियर जेन को रिपोर्ट करना चाहिए। तभी वह देखती है उसके फोन में सिग्नल नहीं है, लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद उसके फोन में सिग्नल आ जाता है। जिसके बाद वह कहती है, फाइनली मैं सेवियर को रिपोर्ट कर सकती हूं। मुझे लगभग 1 महीना हो गया है। जिसके बाद वह कॉल करती है। सामने वाला पर्सन कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहती है, मैं गंजा स्टेशन शेल्टर से रिस्टर 135 हूं। जो सर्वाइवर्स यहां आए थे उनमें मुझे एक इम्यून आदमी मिल गया है। यह सुनकर सामने वाला पर्सन कहता है, क्या रुको, मैं तुम्हें सेवियर से कनेक्ट करता हूं। डॉक्टर अपनी चौड़ी आंखों के साथ कहती है, सेवियर, आप शायद इस पर विश्वास ना करें। वो 100% संक्रमित है, लेकिन अदर इन्फेक्टेड से अलग है। यदि नॉर्मल लेवल 0 है और इन्फेक्टेड लेवल 100 है, तो वे 0 और 100 के बीच आगे पीछे होते रहते हैं। यहां पर डॉक्टर ये कहना चाहती है कि जो मिंजन का बॉडी है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल और फिर एकदम पूरी तरह इन्फेक्टेड में बदल जाता है। डॉक्टर उस व्यक्ति को कहती है, मैं खुद 100% इसे समझ नहीं पा रही। यह केस स्पेशल इन्फेक्टेड से भी बिल्कुल अलग है। डॉक्टर आगे बताती है कि वह एक ही टाइम पर नॉर्मल और इन्फेक्टेड दोनों है, लेकिन एक बात जिस पर वह पूरी तरह श्योर है वो ये है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से एक नॉर्मल इम्यून पर्सन है। यानी इन्फेक्टेड होने के बावजूद उसका बॉडी एक नॉर्मल हेल्थी व्यक्ति की तरह रिएक्ट कर रहा है। और इस पजल को सुलझाते हुए डॉक्टर आखिर में कहती है कि मैं अकेले इस एबनॉर्मल सिचुएशन का सही कारण पता नहीं लगा सकती। यह सोचने के बाद डॉक्टर आगे कहती है कि वह पहले एक ड्रोन के जरिए ब्लड सैंपल भेजने का सोच रही थी, लेकिन फिर वह गंभीर होकर कहती है, शायद सही और विस्तृत टेस्टिंग के लिए अब हमें उस इम्यून पर्सन को ही फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजना पड़ेगा। यह सब सोचने के बाद डॉक्टर गहरी चिंता में पड़ जाती है और पूछती है, मुझे क्या करना चाहिए? इस बात को सुनकर दूसरी तरफ से सेवियर जेन का जवाब आता है। वह हैरान होते हुए कहते हैं, एक इम्यून पर्सन यह हो ही नहीं सकता। कोई इम्यून पर्सन नहीं हो सकता। मैं इसे सिर्फ एक डेंजरस गड़बड़ी बाज के तौर पर ही देख सकता हूं। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाती है और घबराते हुए पूछती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? एक बग, क्या मुझे इसे एलिमिनेट कर देना चाहिए अभी के अभी? फिर सामने वाला पर्सन कहता है, नहीं, हम पहले ब्लड सैंपल देखते हैं। हम पीछे मंजुन का ब्लड सैंपल देखते हैं। तभी पर्सन सबसे पहले ब्लड सैंपल भेजने के लिए कहता है। साथ ही कहता है, और जैसे तुमने कहा था कि हमें उस इंफेक्शन से इम्यून व्यक्ति को लाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इम्यून है तो इस समय फैल रहे वायरस में कोई कमी या खामी जरूर है। अगर हम उस पर ठीक से रिसर्च करें और उसे सही तरीके से चेंज करें तो हम उसे एक ऐसे वर्जन में डेवलप कर सकते हैं जिसे ठीक करना भी इम्पॉसिबल हो जाए। जिसके बाद डॉक्टर कहती है, लेकिन मैं कैसे अकेली एक इम्यून पर्सन को वहां भेज सकती हूं? तभी गेट पर कोई आ जाता है। वो गेट खटखटाता है, जिससे डॉक्टर घबरा जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। बाहर से पर्सन कहता है, क्या तुम अंदर हो? बाहर कमांडर होता है जो फिर कहता है, हनी क्या तुम अंदर हो? उसे थोड़ा सा शक होता है और वो धीरे से कहता है, आखिर इसने अपना डोर क्यों लॉक किया है? जिसके बाद डॉक्टर घबराती हुई गेट खोलती है और कहती है, हाँ हनी। कमांडर पूछता है, तुमने डोर क्यों लॉक किया था? डॉक्टर कहती है कि वो कपड़े बदल रही थी इसीलिए उसने लॉक किया था। जिसके बाद कमांडर अंदर आकर गेट बंद कर रहा होता है। तभी डॉक्टर पूछती है, पर इस वक्त क्या हो रहा है? अभी तो आम तौर पर रोल कॉल का टाइम होता है। कमांडर कहता, मुझे कोई जरूरी बात करनी है जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। डॉक्टर घबराती हुई कहती है, क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते? कमांडर कहता है, क्यों, ये बहुत जरूरी है। और कहता है, तुम्हें पता है एक यूएस सोल्जर आया है थोड़े टाइम पहले। डॉक्टर कहती है, हाँ, उसका इंफेक्शन टेस्ट नॉर्मल था। जिसके बाद कमांडर बताता है उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और बताता है सोल्जर अपने हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
ये सुनकर डॉक्टर कहती है तो कमांडर आगे कहता है, तो अगर हम मिंजुन को जो इम्यून है या कम से कम उसका ब्लड सैंपल किसी के जरिए अमेरिका भेज दे तो मुझे लगता है कि वहां के साइंटिस्ट कोई इलाज या वैक्सीन बना सकते हैं। अगर वो डेवलपमेंट कामयाब हो गया तो ये डर और तबाही से भरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर डॉक्टर के तोते उड़ जाते हैं और वह कहती है, तुमने अभी क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने उस सोल्जर को बता तो नहीं दिया? हमारे पास एक इम्यून पर्सन है। कमांडर डॉक्टर को बताता है कि फिलहाल उसने सैनिक को कुछ नहीं बताया। यह सुनकर डॉक्टर एक गहरी सांस लेती है। कमांडर आगे कहता है, यह प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सिर्फ हम दोनों ठीक कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी और की हेल्प चाहिए, भले ही यह वैक्सीन बनाने के लिए हो या क्योर के लिए। हमें उनकी हेल्प की जरूरत है। यह सुनकर डॉक्टर घबराकर कहती है, हनी, क्या हम उस सैनिक पर भरोसा कर सकते हैं? ऊपर से वह एक ऐसा पर्सन है जो अच्छे से वेरीफाइड भी नहीं है। अगर हमने उन्हें सैंपल्स दे भी दिए तो क्या वो उन्हें सेफली लैब तक पहुंचा सकते हैं? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई क्योर या वैक्सीन बने। अगर हम मिंजन को सौंप देते हैं जो अकेला इम्यून पर्सन है और उसके बाद उसे कुछ हो जाता है तो क्या होगा? जब तक कोई वेरीफाइड लैब या सरकारी एजेंसी सामने नहीं आती, मैं बिल्कुल भी ब्लड सैंपल्स नहीं दे सकती। यह सुनकर कमांडर कुछ सोचता है, फिर डॉक्टर की बात मान लेता है। तभी कमांडर के रेडियो पर एक सैनिक रिपोर्ट करता है कि एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सेंट्रल बिल्डिंग के ऊपर हवा में उड़ रहा है। अभी रात का टाइम है, इसलिए वह एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि ये क्या है, लेकिन लगता है कि ये एक ड्रोन है। कमांडर कहता है, ये कैसे हो सकता है? तभी उन्हें बाहर से बुलेट्स की आवाज आती है। ये सुनकर डॉक्टर पीछे मुड़कर देखती है। फिर सैनिक रेडियो पर कमांडर को बताता है, हम उसे शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। जिसके बाद कमांडर कहता है, मैं वहीं आ रहा हूं। तभी जैसे ही कमांडर पीछे मुड़ता है, बाहर जाने के लिए डॉक्टर कहती है, ड्रोन यहां कैसे? कमांडर उसे फिर बताता है, हो सकता है इसे किसी आउटसाइडर ने भेजा हो, और सिचुएशन के पूरी तरह कंट्रोल होने तक डॉक्टर को ध्यान रखने को कहता है। फिर कमांडर वहां से तेजी से जाने लगता है। डॉक्टर पीछे खड़ी कमांडर को अपना ध्यान रखने को कहती है। कमांडर के जाने के बाद डॉक्टर कुछ मोमेंट सोचती है और फिर फटाफट अपने फोन की तरफ भागती हुई कहती है, मुझे जल्दी से सेवियर से कांटेक्ट करना होगा। वो अपना फोन उठाती है और प्लीज कनेक्ट हो जा कहती है। वह फोन में देखती है तो कोई भी नेटवर्क नहीं होता। फोन में टावर न होने की वजह से वह हैरान रह जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां कांग बाथरूम में ब्रश करता हुआ कमांडर से पूछता है, एक ड्रोन को हमने मिस कर दिया। क्या ये ड्रोन यूएस मिलिट्री द्वारा भेजा गया होगा? क्योंकि सैनिक ने कहा था कि उसके साथ 4 साथी और हैं। कमांडर बताता है कि सैनिक ने बताया कि ये ड्रोन यूएस मिलिट्री के नहीं है, ये जरूर ही दूसरे आउटसाइडर्स होंगे। भले ही ये वह भागे हुए क्रिमिनल्स हो या कोई और आउटसाइडर्स, ये हमें नहीं पता। आगे कहता है, अगर ऐसे ही और भी इंट्रूडर्स आते रहे तो इवेंचुअली हमें और भी वेपन्स की जरूरत होगी। हम अभी फूड को किसी तरह रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमुनेशन है। कोरिया में गन्स इलीगल है, जिस वजह से अमुनेशन रिसोर्सेज लिमिटेड है। और आगे कहता है, मैं होप करता हूं कि कोई लास्ट टाइम की तरह सप्लाई ड्रॉप कर दे। जो सुनकर कांग कहता है, क्या वो सप्लाई भी यूएस मिलिट्री ने भेजी थी? कमांडर बताता है कि डेविड ने कहा है कि देखने से ऐसा नहीं लगता कि वह सप्लाई यूएस मिलिट्री ने भेजी है। कांग कहता है, तो फिर उन्हें कौन भेज रहा है? कमांडर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वह कोई भी है, सर्वाइवर्स की हेल्प करना चाहता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है, डेविड की यूनिट के बाकी बचे 4 सैनिक जो पास के स्कूल में रुके थे, वह भी शेल्टर में आ चुके हैं। फिर सैनिक और कमांडर और याना एक साथ शेल्टर में चलते हुए देखते हैं। शेल्टर को देख एक सैनिक कहता है, ये शेल्टर बहुत ही इनक्रेडिबल है, यहां आराम से कई हजारों लोग रह सकते हैं। ये सुनकर कमांडर कहता है, ये कोरियन पावर है, और साथ ही हंसने लगता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है, सैनिकों ने यहां रहकर यूएस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने का फैसला किया है। तभी पीछे आते हुए एक सैनिक कमांडर का शुक्रिया करते हुए कहता है, फाइनली हमें रहने के लिए एक सेफ प्लेस मिल गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हम इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जिसके बाद फिर बताया जाता है, अब जब अमेरिकन्स लोग शेल्टर में हैं, तो इसका मतलब है शेल्टर को अमेरिका से सपोर्ट मिलने के बहुत ही ज्यादा हाई चांस है। जिसके कुछ मोमेंट्स बाद याना खड़ी होती है एक जगह। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम्हारा नाम क्या है? याना पीछे मुड़ती है लेकिन कुछ नहीं कहती। लड़का आगे कहता है, मैं जंगनोक डोंग से हूं, और हंसते हुए आगे कहता है, तुम कहां रहती हो? मुझे लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, और हंसने लगता है। जो सुनकर याना सोचती है, यहां भी ऐसे कमीने लूजर्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। खूल देखा नहीं कि मंडराना शुरू। लड़का आगे कहता है, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? याना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और कहती है, सॉरी मैं बिजी हूं, इसीलिए नहीं चाहती कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो। लड़का फिर आगे कहता है, क्या तुम कोई ब्रेक नहीं लेने वाली? और वो लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ यहां आया है? क्या वो तुम्हारा दोस्त है या बॉयफ्रेंड है?
लेकिन याना वहां खड़ी दूसरी तरफ देखती हुई सोच रही होती है, मिंजुन कमीने, तुम कहां हो? कहां मंडरा रहे हो तुम? तभी वो कुछ देखकर हैरान रह जाती है। सामने मिंजुन एक लड़की के साथ खड़ा होता है। मिंजुन वहां खड़ा लड़की का थैंक्स कर रहा होता है और हंसने लगता है। मिंजुन को देखकर याना फटाफट उनके बीच में आ जाती है और साथ ही मिंजुन को हंसते हुए कहती है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मिंजुन कहता है, कुछ नहीं, बस हम शेल्टर की फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन याना पीछे मुड़ जाती है और लड़की से कहती है, अनी मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। मुझे टिंट और ब्लश चाहिए। क्या तुम कुछ ला सकती हो? मैं स्टोर गई थी पर वहां कुछ नहीं था। साथ ही कहती है, तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी क्यों है? अगर पानी अच्छा नहीं होता तो मैं पूरी तरह से ब्रेको हो जाती हूं। पर लगता है जैसे यहां का पानी तुम्हें तो बिल्कुल सूट कर रहा है। पीछे खड़े सुना हो और ब्यूंगजुन ये सब देख रहे होते हैं। तभी मिंजुन कहता है, हाजुन तुम्हें पहले ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। जो देखकर पीछे खड़ा बिंगजुन जल भुन जाता है। वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था, याना और मिंजुन डेफिनेटली डेटिंग कर रहे हैं। मेरे जैसे लूजर बास्टर्ड को मर ही जाना चाहिए। तभी सूहो स्माइल करता है और कहता है, नहीं, वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। जो बिंगजुन समझ नहीं पाता। जिसके बाद सू कहता है, मुझे सिंगल रहे 18 साल हो गए हैं और मेरी कई इमेजिनरी आइडल डेटिंग एक्सपीरियंसेस से बनी इस इंट्यूशन पर मैं पूरी तरह यकीन रखता हूं। जो सुनकर ब्यंगजुन कहता है, जैसे मैंने सोचा था, तुम एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो। जिसके बाद सुंगजुन को बताता है कि याना मिंजुन को लाइक करती है। जो सुनकर बिंगजुन के तोते उड़ जाते हैं। वो चिल्लाकर कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा क्यों है? जिसका जवाब देते हुए सुनो। कहता है, इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये तो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्या हुआ जिससे हान याना मिंजुन को लाइक करने लगी। पास्ट में हान याना गैंगनाम सिटी के अंदर रहती थी और उसके फादर एक डॉक्टर थे। उनकी फैमिली बहुत वेल्थी थी, इसलिए उसने शायद अपनी हर इच्छा पूरी करवा ली होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम मान सकते हैं कि वह एक ऐसी लड़की है जिसमें बहुत ज्यादा पजेसिवनेस है। टाइम के साथ हम यह सही अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा बेचैन और टेंशन लेने वाली हान याना होगी। लेकिन इस सबके बारे में मिंजुन बिल्कुल बेखबर है। जो सुनकर बंगजुन कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? जंग मिंजन भी हमारे जैसे ही एक लूजर था। मैं मिंजुन से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूं। मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। मैं हर मामले में उससे सुपीरियर हूं। फिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे याना मिंजुन को लाइक करने लगी? तभी पीछे से याना आती है और सीरियस होकर कहती है, तुम दोनों लूजर्स। जो सुनकर बिंगजुन और सुनाहो दोनों घबरा जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। सुनोहो फिर याना को घबराते हुए कहता है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम सीक्रेटली स्पाइंग नहीं कर रहे थे। जिसके बाद याना कहती है, तुम दोनों अभी कुछ बात कर रहे थे मिंजुन के बारे में। तुम दोनों तो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स होगे, तो फिर तुम मिंजुन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो फिर मुझे ये बताओ, जब तुम तीनों आपस में मिलते हो तो क्या बात करते हो? जैसे वो किस में इंटरेस्टेड है या आइडल वगैरह? क्या तुम लोग लड़कियों के बारे में बात नहीं करते थे? सुनो ये सुनकर कहता है, लड़कियों के बारे में? हाँ याना, तुम्हें हम जैसे लूजर्स के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। हम यूजुअली मंगा, गेम्स या आइडल फैंस के बारे में बात करते हैं। आइडल्स का सुनकर याना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे याद है पास्ट में जब याना ने मिंजुन से पूछा था, वो उस लड़की की फोटो को इतना ध्यान से क्यों देख रहा है? क्या वो उसकी आइडियल टाइप लड़की है? तो मिंजुन ने फोटो को देखते हुए कहता है, जब मैं यंग था मैं उसे जानता था और इसका नाम यूजियान है। जो सुनकर याना हैरान होकर मिंजुन को देखती रहती है। फिर प्रेजेंट में वो सूहो से पूछती है, क्या तुमने ल्यूमिना जियान के बारे में पता है? क्या वो मंजुन की दोस्त है? जिसके बाद सू कहता है, क्या उसने तुम्हें भी वही अजीबोगरीब कहानी सुनाई है कि वो आइडल ल्यूमिना जियान को जानता है या कुछ ऐसा? मैं गारंटी देता हूँ ये बिल्कुल वही मेरे माँ बाप के जानकार के दोस्त के किसी दोस्त के जरिए आइडल जियान से जुड़ा हुआ वाला केस होगा। अगर जंग मिंजुन सच में जियान को जानता है तो मैं अपना डक काट लूंगा। सभी कमेंट में बताओ डिक क्या होता है? जो सुनकर याना हंसते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगा ही था। मिंजुन ल्यूमिना जियान को कैसे जान सकता है? इस बात का मुझे भी यकीन नहीं था और हंसने लगती है। तभी ब्यूंगजुन शर्म के मारे लाल होकर हड़बड़ाहट में कहता है, क्या तुम तो बाय एनी चांस? मंजू जो सुनकर रियाना कहती है, क्या? फिर बिंगजुन घबराते हुए कहता है, आई मीन यहां कुछ अफवाहें हैं। क्या तुम बाय एनी चांस? जो सुनकर याना गुस्से में कहती है, क्या तुम प्रॉपरली बोल सकते हो? मैं तुम्हें ये आखिरी बार कह रही हूं। बंग वही सब फिर कहता है, लेकिन याना को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है। जिसके बाद याना कहती है, भाड़ में जाओ, और चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक रूम का सीन देखते हैं जहां सारा सामान खिल रहा होता है। बियर की बोतलें पड़ी होती है और उसके अंदर जीहू और हंगनिम होता है। हंगनिम कहता है, उन तीनों की वजह से हम यहां आ गए। मुझे किसी भी तरह उनसे रिवेंज लेना है। और जीहू से पूछता है, क्या कोई रास्ता है जिससे वो रिवेंज ले सकता है?
वो आगे कहता है, क्या मुझे अंदर चले जाना चाहिए चुपके गोरिल्ला ऑपरेशन की तरह, या फिर ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाकर शेल्टर पर हमला करवा देना चाहिए, सब कुछ तबाह कर देना चाहिए। जो सुनकर जीहू कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, हमें इस जगह गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनकर ह्यूमन हैरान होकर कहता है, क्या? क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि जीहू ऐसा कहेगा। जिसके बाद वो आगे कहता है, जीहू, हमारी तरफ के 5 लोग उन्नों की वजह से मारे गए। जो सुनकर जीहू कहता है, और अब हम सिर्फ 3 ही बचे बच्चे हैं। हमारे और उनके नंबर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसके बाद ह्यूमन कहता है, तो क्या हुआ? हम अपनी टीम में और मेंबर्स को रिक्रूट कर लेते हैं। क्या हम आसपास के सर्वाइवर्स को अपनी टीम में नहीं ले सकते? लेकिन जीहू अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है, भूल जाओ उसके बारे में। चलो कहीं और किसी और प्लेस पर चलते हैं। लेकिन हंगनिम को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई होती। वो हंसते हुए कहता है, तुम उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो ना? जीहू, सच बताओ, तुम उस लड़की को पसंद करने लगे हो ना? तुमने कहा था वो अभी बहुत यंग है। ये सिर्फ एक बहाना था ना? असल में तुम उसे पसंद करते हो। आगे हंसते हुए कहता है, नॉर्मली तुमने तब कहा होता कि इन सबको मार दो, लेकिन तुमने इसका उकसाया और हंसने लगता है। जो सुनकर जीहू खड़ा होने लगता है। हंगिमम आगे कहता है, जो तुमने कहा था अपनी पास्ट सिस्टर के बारे में, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज था। असल में तुम उसे लाइक करते हो। ऐसा होगा भी क्यों नहीं? वो दिखने में इतनी हॉट है कि किसी को भी पागल कर दे। सच बताओ, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? तभी जीहू टेबल पर रखी स्किसर्स उठाता है और ह्यूमनिम को गर्दन से पकड़कर दीवार पर चिपका देता है और सिजर्स उसके ऊपर एम करके कहता है, क्या मुझे तुम्हें भी चौ करके उसी तरह मार देना चाहिए जैसे मैंने अपनी सिस्टर के साथ वो सब करने वाले को मारा था? अगर तुमने एक और बार ऐसा कुछ कहा, तुम्हारा हाल भी उन्हीं की तरह होगा। जिससे ह्यूमनिम बहुत घबरा जाता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था जीहू, मुझे छोड़ दो, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे सिर्फ इस बार माफ कर दो। इसके बाद मैं कभी तुम्हारी सिस्टर को मेंशन नहीं करूंगा। जीहू अब भी गुस्से में उसे घूरता रहता है। फिर वह उसका गला छोड़ देता है, जिससे हंगनिम की जान में जान आती है। तभी गिहुन आता है और दोनों को कहता है, जल्दी बाहर आओ। जो सुनकर हंगनिम कहता है, क्या हुआ? तभी गिहुन डरी हुई हालत में कहता है, मैंने कुछ बहुत डरावना डिस्कवर किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम तीनों को फ्लोर के ऊपर देखते हैं। हंगनिम नीचे देखकर घबरा जाता है और कहता है, ये सब क्या है? नीचे 2 बहुत मोटे ज़ॉम्बीज होते हैं, जो ज़ॉम्बीज के बीच से आगे की ओर निकल रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज को देखने के बाद वे तीनों अपने रूम में वापस आते हैं। अंदर आते ही गिहुन हंगिम से कहता है, तुम्हारा आइडिया तो सच में कमाल का है। इससे हम शायद उनमें से कुछ दर्जन तो इकट्ठा कर ही लेंगे। और अगर हम ज़ॉम्बी के झुंड को शेल्टर के पास तक खींच लाएं और वहां के सोल्जर्स को मजबूर कर दें कि वे फायरिंग शुरू करें, तो गोलियों की आवाज से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज उस गेट की तरफ खींचे चले आएंगे। मुझे नहीं पता कि वो बड़ा ज़ॉम्बी कितना ताकतवर होगा, लेकिन इतने बड़े झुंड को शेल्टर की फेंस नहीं रोक पाएगी और टूट जाएगी, जिससे उनके ज्यादातर गार्ड उस तरफ दौड़ेंगे और हम उस मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ से चुपके से घुस जाएंगे। इतना सुनते ही हंगिमम अपनी कपी सी हंसी हंसते हुए कहता है, फिर हम वहां के हर एक आखिरी सर्वाइवर को मार डालेंगे। और हंसने लगता है। फिर आगे दांत पीसते हुए कहता है, हम उन सभी कीनों को मार डालेंगे, हम उन सभी को खत्म कर देंगे। वहां फायरिंग का पूरा तांडव होगा, सब कुछ मैसकर में बदल जाएगा। ये तो मेरी बकेट लिस्ट में हमेशा से था। अब मैं इस घटिया दुनिया से बदला लूंगा जिसने मुझे जेल में धकेल दिया। फिर हंगिम पीछे मुड़कर जीहू की तरफ देखते हुए पूछता है, जीहू, क्या तुम भी हमारे साथ इस प्लान में चलोगे? जीहू वैसे ही खड़ा रहता हुआ जवाब देता है, तो ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके शेल्टर को तबाह करने का तुम्हारा यह प्लान है? मतलब अब हम उस शेल्टर पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं। क्या मैंने सही कहा ना? ये तो सच में एक रिवेंज ऑपरेशन बन गया है। यंग फिर कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें अपने साथियों का बदला लेना है। तभी जीहू कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उस लड़की को ढूंढना है। मुझे हान याना को ढूंढना है। बाकी चाहे जो कोई भी मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे हयाना को ढूंढना है। हयाना का नाम सुनकर हंगिम कहता है, तुम्हारा मतलब वही लड़की? फिर हंसते हुए कहता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है तुम हमारे साथ हो, मेरे लिए वही काफी है। तो अब हमें यह सोचना होगा कि इतने सारे ज़ॉम्बीज को कैसे वहां तक ले जाए। जो सुनकर जीहू कहता है, ये 4 ज़ॉम्बीज की बात नहीं, पूरा झुंड है। इसे आम तरीकों से वहां नहीं ले जा सकते और हमें पहले से ही उनकी फेंस में सबसे कमजोर जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर गिहुन कहता है, क्या हम किसी सर्वाइवर को शेल्टर से पकड़ लें और फिर उसे बेड के रूप में इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को वहां तक ले जाए? यंग कहता है, हमें कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए जो करना है पूरी प्लानिंग और सोच समझ कर करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शेल्टर के अंदर का सीन देखते हैं, जहां एक टेबल पर याना और उसकी 2 दोस्तें बैठी बात कर रही थी।
व्हाइट हुडी वाली लड़की कहती है, आखिरी बार जब हमने बात की थी उसने कहा था कि वो अपने मॉमी डैडी के साथ क्रॉसिंग कर रही है। अगर वो पहुंच गई तो शायद गैंडम शेल्टर में होगी। जो सुनकर याना कहती है, अच्छा तो ये बात है। लड़की फिर आगे कहती है, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है हमें बस कोरिया से निकल जाना चाहिए। मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। अगर हम सच में जीरो इन्फेक्शन रिस्क चाहते हैं तो न्यूजीलैंड, हवाई या किसी और आइलैंड जैसी जगह तो हमें जाना पड़ेगा। तभी साथ वाली कहती है, एयरपोर्ट्स पूरी तरह बंद पड़े हैं, तो हम कैसे कहीं बाहर जाएंगे। जो सुनकर याना एक फेक सी हंसी हंसती है। तभी पीछे से मंजुन आता है और याना को बताता है कि कमांडर ने उसे बुलाया है और उसे जल्दी वहां पहुंचना है। जो सुनकर याना कहती है, क्या फिर से। जिसके बाद वह चली जाती है और उसकी दोस्त उसे देखती रहती है। याना के जाते ही पिंक हुडी वाली लड़की साथ वाली से हंसते हुए कहती है, स्कूल में तो वो खुद को बड़ी होशियार समझती थी, अब उसे ऐसे देखना कितना मजेदार है ना। जो सुनकर व्हाइट हुडी वाली कहती है, उसकी किस्मत अच्छी है कि वह एक अमीर मम्मी पापा के घर पैदा हुई है। सच कहूं तो वो हमसे ज्यादा अलग भी नहीं है। और हंसने लगती है। जिसके बाद फिर पिंक हुडी वाली हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ज़ॉम्बी एक्लिप्स आया और वह भी हम सबके साथ यहां फंस गई। अब उसकी लाइफ भी वैसी खास नहीं रही। जो सुनकर व्हाइट हुडी वाली कहती है, सच में कभी पता ही नहीं चलता लाइफ का क्या तमाशा हो जाएगा। उतने में ही गेट खुलता है और अंदर कंग अपनी बैसाखी के सहारे आता है। वो ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन ये बातें कर रहा है। वो आगे कहती है, लेकिन हायाना के बारे में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि स्कूल में वो जंग मिंजुंग को पूरी तरह इग्नोर करती थी और अब वो उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो गई है। ये कितना बकवास है। पिंक हुडी वाली ये सुनकर कहती है, हाँ सच में ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और हंसने लगती है। वहीं कंग उनकी ये सब बातें अंदर आते हुए सुन रहा था। व्हाइट हुडी वाली फिर आगे कहती है, हाँ सिचुएशन को देखते हुए वो बस ड्रामा कर रही है। जैसे ही चीजें नॉर्मल हो जाएंगी वो शायद फिर से मिंजुन को इग्नोर करने लग जाएंगी। फेक लोग सच में बहुत घिनौने होते हैं। जो सुनकर कंग स्टोव की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, अगर तुम्हें पता होता कि याना और मिंजुन ने यहां तक पहुंचने से पहले साथ में कितना कुछ सहा है तो तुम समझोगी कि उनका बॉन्ड कुछ ऐसा है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ वही दोनों ही इसे सच में समझ पाएंगे। लेकिन उन दोनों गधियों को ये बात समझ नहीं आती। फिर पिंक हुडी वाली कहती है, इसने क्या कहा, क्या हम इसे जानते हैं। व्हाइट हुडी वाली कहती है, नहीं हो सकता है, स्कूल में होगा, जो भी है हमें क्या, और हंसने लगती है। फिर वह दोनों वहां से जाती हुई कहती है, वो ऐसी बकवास क्यों कर रहा है, जो भी है हमें क्या, ये बहुत बकवास है, और चली जाती है। तभी जो सुनकर कंग बस खड़ा उन्हें जाते हुए देखता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम कमांडर डैनियल, मिंजन और याना को देखते हैं जो एक स्टोर में होते हैं। याना उन्हें डेनियल की बात ट्रांसलेट करके बताती है कि उसने बताया है कि ओकिनावा से आए यूएस रिकॉन टीम के साथ उनका कांटेक्ट हो गया है जो सोल इलाके में है। जो सुनकर कमांडर पूछता है, तो क्या वे हमें रेस्क्यू करने आ रहे हैं। याना आगे कहती है, डैनियल ने हमारी लोकेशन पहले ही उनके साथ शेयर कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इवैक्यूएशन ऑर्डर के बारे में पक्का तभी पता चलेगा जब यूएस हेडक्वार्टर से कोई खबर आएगी। अगर मैं सच कहूं तो सभी को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल है। ये हालात पर निर्भर करेगा, या तो सिर्फ डैनियल ही रेस्क्यू होगा या फिर पूरा ये इलाका यूएस का बड़ा बेस बना दिया जाएगा और कोरिया में एपोक्लिप्स को एनालाइज करने वेब डाटा इकट्ठा करने का हब बना दिया जाएगा। याना आगे कहती है, अभी डैनियल ने बताया है कि वो बस एक मामूली सर्जेंट है, इसलिए वह कोई फैसला खुद नहीं ले सकता, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। जो सुनकर कमांडर थोड़ा निराश होते हुए कहता है, तो ये बात है। तभी आना कुछ सोचती है और डैनियल को मिंजुन के बारे में बता देती है। वो डैनियल से कहती है, अगर पॉसिबल है क्या मैं भी तुम्हारे साथ यूएस जा सकती हूँ। मेरा दोस्त मिंजुन वो इन्फेक्शन से इम्यून है। डैनियल ये सुनकर कहता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो। याना आगे कहती है, मेरी मदर एक मेडिकल रिसर्चर है जो यूएस के साथ काम करती है। अगर मैं किसी तरह मिंजुन को उनके पास ले जाऊं तो वो जरूर हमारी हेल्प करेंगी। प्लीज तुम मुझे और मंजुन को अपने साथ यूएस ले चलो। वो आगे कहती है, मेरी मदर इन लॉ, मेरा मतलब मिंजुन की मदद, वो शायद गैंडम शेल्टर में है। अगर हो सके तो हम उन्हें भी अपने साथ ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जो सुनकर डैनियल कहता है, क्या सच में तुम मुझे डिटेल में बता सकती हो वो इम्यून कैसे है। याना उसे फिर सब बताने लगती है। कमांडर ये देखकर शॉक में रह जाता है और सोचता है याना ने अभी अभी सब डैनियल को बता दिया है कि मिंजुन इम्यून है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और रात के 9 बज जाते हैं। डॉक्टर अपने कैबिन में बैठी अपना फोन पकड़े घबराते हुए कहती है, वे आमतौर पर तय दिनों पर ही हमसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन सेवियर को भी पता होगा कि ये एक सीरियस मैटर है, इसलिए शायद वे तुरंत फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर नहीं तो शायद वे जल्द ही पर्सनल सपोर्ट भेज देंगे। मैं ऐसे अकेले जोंग मंजुन को हैंडल नहीं कर सकती। तभी गेट पर कोई खटखटाता है। गेट पर कमांडर होता है जो डॉक्टर से कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं।
डॉक्टर पूरी तरह घबरा जाती है। वो कहती है, हाँ जरूर अंदर आ जाओ हनी। फिर वह कमांडर से पूछती है, तुम्हें क्या बात करनी है जिसके लिए तुम रात के इस टाइम आए हो। कमांडर सर झुकाए कुछ सोच रहा होता है और फिर वो उसे बताता है कि याना ने यूएस सोल्जर को मिंजन के इम्यून होने के बारे में सब कुछ बता दिया है। सार्जेंट डेविड को यह जानकारी देने से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से उन्हें अभी इवैक्यूएशन ऑर्डर भी नहीं मिले हैं और मैंने उसे कहा है कि इस मैटर को बहुत ध्यान से हैंडल करना होगा। उसके यूएस द्वारा रेस्क्यू होने के बाद इतना सुनने की देरी थी कि डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत गुस्से में चिल्लाती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी को कुछ बताना। वो खड़ी हो जाती है और आगे कहती है, तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने जो तुम्हें कहा था क्या तुझे समझ नहीं आया था? कमांडर उसे कहता है, सुनो पहले शांत हो जाओ। वह आगे कहती है, भगवान के लिए तुम बस इतना कह ही पाती है और चुप हो जाती है। उसका पूरा फेस गुस्से से लाल हो जाता है और वो हाफने लगती है। फिर वो अपना सर झुका कर खड़ी हो जाती है। फिर कमांडर भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं तुम बहुत वियर्ड एक्ट कर रही हो, लेकिन जो भी है ये वो है जो मैंने डिसाइड किया है। और आगे कहता है, इवैक्यूएशन अप्रूव होते ही हम बातचीत के बाद वो मिंजन का ब्लड सैंपल लेने आएंगे। फिर भी यह पक्का नहीं है कि मिंजन को ले जाएंगे या नहीं। फिर वह जाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए इस दुनिया को इस हेल्थ से निकालने के लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। जो सुनकर डॉक्टर डरी हुई कहती है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सब तुम्हारी गलती होगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। लेकिन कमांडर उसका कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। फिर डॉक्टर अपने टेबल के पास जाती है और अपने ड्रर में कुछ ढूंढने लगती है। वो ड्रर से एक गन निकालती है और उसे पकड़कर कहती है, अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे मिंजन से पीछा छुड़ाना ही होगा। फिर वह तेजी से भागती हुई मिजुन के रूम की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं सेवियर की बहुत प्राउड सर्वेंट हूं। मैं इस पूरी तरह करप्ट कोरियन रिपब्लिक से छुटकारा पाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देने जा रही हूं। मैं अपनी बॉडी सोल दे रही हूं। फिर वो मंजुन के रूम के बाहर पहुंच जाती है। मिंजुन का रूम नंबर 5 होता है। वो वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है और कहती है, मिंजुन क्या तुम अंदर हो? मैं तुम्हारी अटेंडिंग डॉक्टर हूं। यून से ओरिन, क्या तुम कुछ देर के लिए गेट खोलोगे या बाहर आओगे? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारे ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट मिला है और बहुत कपी स्माइल करती है। उसने गन को अपने कपड़ों में छुपाया होता है। वो आगे कहती है, मुझे कुछ जरूरी चेक करना है। मिंजुन फिर गेट खोलकर बाहर आता है और कहता है, मुझे तुम बुला भी सकती थी, तुम्हें यहां खुद आने की क्या जरूरत थी? उतने में ही डॉक्टर गन निकालती है और मिंजुन के हेड पर एम कर देती है और कहती है, तुम इस सिस्टम में एक क्रिटिकल बग हो। मिंजुन घबरा कर कहता है, डॉक्टर ये तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर उसके सामने अपनी कपी स्माइल के साथ हंसते हुए कहती है, सेवियर जिनके नाम मैं चाहती हूं कि तुम अपना सैक्रिफाइस दो। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, हिलना मत। और वो कोई और नहीं, हमारा कमांडर होता है। डॉक्टर उसे वहां देखकर अपना कपी चेहरा उसकी तरफ करके कहती है, हस्बैंड तुम क्या कर रहे हो? उसे ऐसी हालत में देखकर कमांडर कहता है, मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगा ही था तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम बहुत बदल गई हो। डॉक्टर फिर कहती है, हस्बैंड मैंने कुछ बहुत बड़ा ढूंढ निकाला है। मिंजुन एक स्पेशल इन्फेक्टेड है। वह बोल सकता है और नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव कर सकता है, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स बाकी ज़ोंबियों से बिल्कुल अलग नहीं है। वो नॉर्मल बनकर यहां घुसा था ताकि हम सबको इन्फेक्ट कर दे। मिंजुन का मेन गोल हम सबको इन्फेक्ट करना है। हम सब अभी खतरे में हैं। अगर हम मिंजुन को ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वो बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बम है। वो इस शेल्टर में किसी को आज या कल जरूर काट सकता है। मैं ये सब यहां के हर सर्वाइवर के लिए कर रही हूं, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? डॉक्टर ने अभी भी मिजुन की तरफ गन एम की हुई थी और वह अभी भी उसे घूर रही थी। ये सब सुनकर कमांडर कहता है, तुम वो यूनन सिरिन नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई डीमन तुम्हारी बॉडी में घुस गया हो। तुम एक बिल्कुल ही अलग पर्सन बन गई हो। ये सुनकर वो कमांडर की तरफ देखती है और फिर दोबारा मंजुन को घूरती हुई कहती है, एक डीमन? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे ऐसा कुछ कहोगे। और हाँ, अगर तुम शूट करना चाहते हो तो कर दो, भले ही तुम्हारी गोली से मेरी मौत हो जाए, लेकिन मुझे मिंजुन को मारना ही है, इससे पहले कि मैं मर जाऊं। यह सुनकर कमांडर थोड़ा घबरा कर कहता है, किसी ने तुम्हें यह करने के लिए मजबूर तो नहीं किया ना? यह सब तुम्हारे साथ कब हुआ? पहले तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। जिसका वो कुछ जवाब नहीं देती और सिर्फ मंजुन को अपनी कपी स्माइल के साथ घूरती रहती है। तभी कमांडर चिल्लाता है, जब मैं तुमसे ये पूछ ही रहा हूं तो जवाब दो। मैंने इसके बारे में बार बार सोचा, लेकिन अगर तुम मिंज को अभी मार भी दोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं उस कमीने को ढूंढूंगा जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी और उसे मारूंगा। इतना सुनते ही डॉक्टर का रिएक्शन चेंज हो जाता है। साथ ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जो मिंजुन बिल्कुल भी समझ नहीं पाता ये क्यों चिल्ला रही है।
तभी डॉक्टर कमांडर की तरफ मुड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, सेवियर की खातिर मैं स्क्रब रटन इटर्नल कोरिया के डाउनफॉल के लिए अपनी बॉडी, माइंड, सोल देती हूं और अपनी लॉयल्टी की कसम खाती हूं। मैं अपने दिल से खत्म करती हूं। इतना कहते ही वह गन को अपने मुंह में ले लेती है, जो देखकर कमांडर उसका नाम चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ही डॉक्टर गन चला देती है और उसके खून के छींटे हर तरफ छत पर लग जाते हैं। कमांडर ये देखकर हैरान रह जाता है। वो डॉक्टर का नाम लेते हुए उसे देखता रहता है। मिनजून भी इससे बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसके सामने डॉक्टर की लाश पड़ी हुई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर के केबिन का सीन देखते हैं, जहां काम कमांडर, मिनजून और रियाना एक साथ होते हैं। तभी मिनजून कमांडर से पूछता है क्या वह ठीक थी। कमांडर कुछ सोचने के बाद बोलता है, पिछले साल इसी ओरिन बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। उसके मम्मी पापा ठगे गए थे और पूरा परिवार बिखर गया था। फिर उसके पिता ड्रंक ड्राइविंग हादसे में मर गए और उसकी मां ने सुसाइड कर लिया, इसलिए वह हर तरह से जूझ रही थी। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब सियोरिन हां नदी के ब्रिज से कूदने की कोशिश करने वाली थी और मैंने उसे रोका। उसके बाद इतना बड़ा सदमा झेलने के बाद वह अपनी मेंटल लिमिट पर पहुंच गई होगी। मुझे नहीं पता कि वो अब जैसी है, ये उसी समय से शुरू हुआ था या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से वही सरिन बन गई जो मुझे पहले पता थी। कम से कम जब हम पहली बार साथ में इस शेल्टर में आए थे, वो घायलों का इलाज करने और इन्फेक्शन पर रिसर्च करने में लगी रहती थी। कहती थी कि हमें मानवता को बचाना है। चार्ज में डॉक्टर के तौर पर वह सच में अपना बेस्ट दे रही थी। तभी हाल ही में सब कुछ गलत होने लगा। ये सब कहां से शुरू हुआ होगा? तभी मिनजुन आगे आता है और कहता है, सेवियर जिन ये वही नाम है जो एस्योरिन ने मरने से पहले लिया था। कमांडर सोच में पड़ जाता है वो किस बारे में बात कर रही थी। तभी मिनजुन आगे कहता है, वो कमीना सेवियर जिन आखिर है कौन? क्या ये किसी तरह का कल्ट है? तभी याना को कुछ याद आता है। वो बताती है, जिस जिन के बारे में तुम बात कर रहे हो, आखिरी बार हाजुन ने उसका नाम लिया था। डैनियल जिन जो रेसजी गेम का डेवलपर है, और कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सेवियर जिन और डैनियल जिन आपस में किसी तरह कनेक्टेड है? ये सुनकर मिंजन कुछ सोचने लगता है। तभी हम काम को देखते हैं, जो एसोरिन यानी डॉक्टर का फोन चेक कर रहा था और बताता है कि उसने डॉक्टर के सामान की छानबीन की, लेकिन उसे इस फोन के अलावा और कुछ नहीं मिला। और आगे बताता है कि ये फोन लॉक है, इसीलिए उसे कुछ खास पता नहीं लगा। और सबसे पूछता है, अगर कोई आईफोन लॉक हो तो क्या ऑनर के अलावा इसे कोई और नहीं खोल सकता? तभी कमांडर बताता है, अगर ये लॉक है तो इसे खोलने का कोई भी रास्ता नहीं है। एक लॉक्ड आईफोन सिर्फ उसका ओनर ही खोल सकता है और बिना इंटरनेट हम और कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं हम मिंजून को देखते हैं, जो अपने सोच में डूबा हुआ है। डैनियल जिन ज़ॉम्बी गेम, कोरियन बर्न, कोरियन अमेरिकन, ये सब कनेक्ट है क्या किसी तरह? तभी सोचते सोचते वो किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाता तो कहता है, भाई आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। याना मिंजून के रूम के बाहर खड़ी होती है। वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। वो सोचती है, आखिर क्या हो रहा है जो ये बाहर नहीं आ रहा? फिर वो मिंजून को आवाज लगाती है, क्या तुम अंदर हो मिंजून? अगर तुम अंदर हो तो बाहर आओ। कुछ मोमेंट्स बाद अंदर से मिंजून कहता है, मुझे नहीं लगता मैं बाहर आ सकता हूं, मेरे ज़ॉम्बी सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। ये सुनकर याना हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मिंजून के रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहां उसके रूम के अंदर खाना और याना उसके साथ कमांडर होते हैं। मिंजून की बॉडी ज़ॉम्बियों की तरह लाल हो जाती है। तभी कमांडर पूछता है, अचानक ज़ॉम्बी सिम्पटम्स कैसे आने लगे? मिंजून जवाब देता है, कल से मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है और लगता है जैसे शायद मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है और बाहर से कोई कोल्ड वायरस लग गया है, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन मुझे सच में नहीं पता ऐसा अचानक कैसे हो रहा है। मिंजून तभी आगे कहता है, लेकिन ये पहले से थोड़ा अलग है, जो कमांडर समझ नहीं पाता और पूछता है, अलग है लेकिन कैसे? मंजून बताता है, ये बताने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा अलग है पहले से। ये सुनकर कमांडर निराशा हो जाता है और कहता है, जो भी है तुम इस रूम से किसी भी सिचुएशन में बाहर मत आना। अगर तुम्हें किसी ने इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। याना भी वहीं मुंह लटकाए बैठी होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां दो सैनिक अपनी ड्यूटी करते हुए किसी तरफ देख रहे थे। तभी एक सैनिक को कुछ दिखता है। वो बाइनकुलर से देखता है और हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये सब अचानक कैसे? तभी वो अपने साथ वाले सैनिक को बुलाता है, जिससे वो सैनिक उसकी तरफ देखने लगता है। फिर कमांडर पीछे मुड़ता है और सैनिक से कहता है, रेडियो पे सभी गार्ड्स को बोल दो जल्दी जल्दी से जो भी वेपन, जो भी गन मिले उसे लेकर वेस्ट आउटर पर आए। फिर हम रोड पर एक पुलिस कार को देखते हैं, जिसके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। वो पूरा ज़ॉम्बीज का एक झुंड होता है जो गाड़ी का पीछा करते हुए शेल्टर की तरफ आ रहे थे। ज़ॉम्बीज के बीच वही मोटा ज़ॉम्बी भी होता है जो ह्यूमनिम जीहू ने देखा था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम शेल्टर के अंदर का सीन देखते हैं,
अंदर मिंजून अपने रूम में लेटा होता है। लेटे हुए वो सोचता है, मेरी पूरी बॉडी ऐसे फील हो रही है जैसे मानो पिघल ही जाएगी। तभी वो उठकर बैठ जाता है। तभी उसे कुछ फील होता है अपने अंदर। वो कहता है, कुछ तो अजीब है, यह अचानक मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तभी उसे बाहर से आवाजें आती हैं। वो खिड़की की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है, ये सब क्या हो रहा है बाहर। तभी बाहर से आवाज आती है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। वेस्ट आउटर गेट पर ग्रेनेड फटा है। बाहर से किसी ने हमला किया है जिससे फेंस का एक हिस्सा धमाके से तबाह हो गया है और ज़ॉम्बीज का भारी हमला होने का खतरा है। सभी सर्वाइवर जो बाहर हैं तुरंत अंदर की ओर जाएं और बाहरी एरिया को खाली करो। यह सुनकर मिंजोन हैरान होकर कहता है, क्या सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ घंटे पीछे चले जाते हैं, जहां हम क्यों गीहू और जीहू को एक पुलिस कार के पास देखते हैं। गाड़ी आगे से टकराई हुई है। गिहुन गाड़ी को चेक करता है और बताता है कि इसमें चाबी है और ये स्टार्ट भी हो रही है। इसकी हालत देखकर लगता है कि यह चल भी सकती है। यह सुनकर हंगम बहुत खुश हो जाता है और गिहुन की तारीफ करता हुआ कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है इसे ढूंढकर। अब हमें गाड़ी के लिए उस आर्मर्ड व्हीकल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो आगे प्लान बताता है, अगर हम सायरन चला दें और ज़ॉम्बीज को पीछे वहां ले आए तो काम बन जाएगा। सही जगह पर गियर ड्राइव मोड में डालकर और गाड़ी को फेंस की तरफ रोल होने दो। फिर सारे ज़ॉम्बीज उधर ही झुंड बनाकर आ जाएंगे और अगर हम ग्रेनेड से फेंस उड़ा दें तो वो सब सीधे गूंजा स्टेशन शेल्टर में घुस जाएंगे। फिर वो गिहुन से पूछता है, ज़ॉम्बीज को पीछे लगाकर ले जाना सबसे हार्ड पार्ट है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो।